गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग समुच्चय पढ़ रहे थे और समुच्चय में हम लोगों ने रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय और समान समुच्चय पढ़े थे। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, ठीक। जिसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त समुच्चय। हमें बताना है कि निम्न में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। आप खुद बताइए ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 2 से भाज्य हो। विषम संख्याओं की परिभाषा ही क्या होती है कि जो 2 से विभाज्य ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। यानी एक भी ऐसी विषम संख्या संभव नहीं है जो 2 से भाज्य हो, क्योंकि अगर वो 2 से भाज्य होगी तो वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। इसका मतलब इस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है, यानी एक भी ऐसी संख्या में नहीं मिल पा रही है जिसको किससे 2 से भाज्य हो और विषम हो। तो इसमें एक भी अवयव नहीं है। और रिक्त समुच्चय की यही परिभाषा बताई थी आपको कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे या तो हम मंझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं या तो बताया था कि फाई से प्रदर्शित करते हैं, दोनों एक ही बात है, लेकिन मंझले कोष्ठक के अंदर फाई नहीं रखना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी ऐसी संख्याएं जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो बताइए कितनी हो जाएंगी? 2। इसके बाद कोई मिलेगी? तो इसके बाद कोई भी समअभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 4 लोगे तो 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि इसके बाद जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो 2 से निश्चित रूप से भाज्य होंगी। और हमें क्या चाहिए? अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर जो किसी और से ना कटे। तो केवल एक ही समअभाज्य संख्या है। तो क्या इसमें एक भी अवयव उपस्थित नहीं है? तो देखा तो इसमें एक अवयव मिल रहा है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय ना होकर ये क्या है? एकल समुच्चय है, यानी रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक। हमें केवल ये बताना रिक्त है कि नहीं। ये क्या है? एकल है, रिक्त नहीं है। सेकंड पार्ट में कह रहा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, यानी x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। कैसी प्राकृत संख्या? आगे बता रहा है जो 5 से छोटी हो और साथ में ही 7 से बड़ी हो। तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या है तो 1, 2, 3, 4। लेकिन वो एक शर्त और कह रहा है कि 5 से तो छोटी हो लेकिन 7 से बड़ी हो। तो क्या 1, 2, 3, 4 कोई भी 7 से बड़ी है? तो नहीं। तो ऐसी एक भी संख्या नहीं है जो 5 से क्या हो? छोटी हो किंतु 7 से बड़ी हो। इसलिए यह रिक्त समुच्चय है, यानी इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? फाई से, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है, इसको थोड़ा समझिए। इसके बाद कह रहा है y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है? अच्छा बताइए, प्रच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? प्रच्छेदी रेखाओं की डिफिनीशन क्या होती है? ऐसी कम से कम 2 रेखाएं जिनमें कम से कम एक उभयनिष्ठ बिंदु पाया जाए। ऐसी 2 रेखाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? प्रच्छेदी रेखा। जैसे इनमें उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? ये बिंदु है उभयनिष्ठ, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों प्रच्छेद कर रही हैं। तो प्रच्छेदी रेखाओं की डिफिनीशन ही यही है, परिभाषा ही यही है कि ऐसी 2 रेखाएं जिनमें कम से कम एक उभयनिष्ठ बिंदु पाया जाए उन्हें प्रच्छेदी रेखा कहते हैं। कम से कम वैसे बोल दिया, लेकिन एक ही पाया जाएगा, कोई भी रेखा टिल्ड होकर के नहीं आएगी, यानी वो दूसरी रेखा को काट सकती है। जैसे एक रेखा ये हो तो इसको भी यहां पर काट सकती है, यानी इसमें भी एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल सकता है। यानी ऐसी 2 रेखाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु पाया जाए उन्हें प्रच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो फिर समांतर रेखाओं की क्या परिभाषा हो गई? यानी ऐसी 2 रेखाएं
जिनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु ना पाया जाए, एक भी उभयनिष्ठ बिंदु ना पाया जाए, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो परिभाषा के हिसाब से क्या निकल के आया, यानी ये कैसा समुच्चय है, अगर इसमें हम देखें a इक्वल टू, तो कितने अवयव आ जाएंगे, वो कह रहा है कि इन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, और समांतर रेखाओं की डिफिनीशन ही यही है कि ऐसी दो रेखाएं जिनमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु ना पाया जाए उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो इसमें एक भी अवयव नहीं पाया जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी रिक्त समुच्चय होगा, है ना। तो रिक्त समुच्चय है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का परिमित और अपरिमित बताना है कि कौन से समुच्चय से परिमित है और कौन से अपरिमित है। फर्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो इसको अगर हम रोस्टर मेथड में लिखेंगे तो क्या जाएंगे, वर्ष के महीनों का समुच्चय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अपरिमित की डिफिनीशन क्या बताई थी, यानी ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम काउंट कर सके, यानी गिन सके, डिफाइन कर सके, उसे क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। अब इसके अवयवों को आप काउंट करके डिफाइन करके बता सकते हो, 1 2 3 4 5 कहां तक है, क्योंकि हमें पता है महीनों में 12 महीने होते हैं दिसंबर तक में, तो टोटल कितने होंगे, 12, यानी हम काउंट करके इनको बता सकते हैं इनकी संख्या कितनी है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक परिमित समुच्चय। क्या है ये, परिमित समुच्चय। फिर सेकंड में देखें 1 2 3 बताया था, एक एग्जांपल भी लिया था कि 1 2 3 डैश डैश। अब डैश डैश का मतलब क्या है, ये कहां तक जाएगा हमें नहीं पता। अगर हम अर्थ में भी लिखना शुरू करें 1 2 3, एक राउंड लगा के लिखा है फिर लिख जाए तो खत्म तो होगा नहीं, क्योंकि इसने कहीं बताया नहीं कि कहां तक जाना है। तो इस सिचुएशन में क्या आप काउंट करके बता सकते हो कितनी संख्या है, तो संभव ही नहीं है कि हम बता दें। अगर कोई कहेगा सर 1 मिलियन, तो दूसरा कह देगा सर 1 मिलियन 1, तीसरा कहेगा नहीं सर 1 मिलियन 2। तो काउंटिंग में ऐसे क्या होता है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी इसमें डैश डैश के बाद एक लिमिट नहीं दी गई है, इसलिए ये कैसा समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित। सेकंड थर्ड देखिए, उसी का एक पार्ट जैसे है एक तरह से। देखिए इसमें 1 2 3 था, डैश डैश कहां तक था हमें नहीं पता, लेकिन इसमें 1 2 3 डैश डैश 99 100, यानी इसकी सीमा है, यानी लिमिट है कहां तक, 100 तक, यानी 100 के आगे हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहां से हमें पता चलता है कि 1 से लेके कहां तक जाना है, 100 तक। तो इसकी काउंटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि टोटल कितने होंगे, 100, यानी इसके अवयवों की संख्या क्या है, डिफाइंड है, हम बता सकते हैं कि अवयवों की संख्या कितनी है, 100 है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, परिमित समुच्चय। फोर्थ पार्ट में देखें, कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े कह रहा है ना, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 101 102 103 104, कहां तक जाएंगे, डैश डैश डैश, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि 100 से बड़े कह रहा है, तो 100 के बाद चाहे जहां तक चले जाएं वहां तक की संख्याएं क्या होंगी, 100 से बड़ी ही होंगी, और ये सभी क्या होंगे, धन पूर्णांक भी होंगे। तो इस सिचुएशन में क्या इनकी काउंटिंग करके हम बता सकते हैं कितने हैं, तो आपको उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि ये कहां तक जाएंगे हमें नहीं पता है, इसलिए ये कैसा समुच्चय कहलाएगा, अपरिमित। और इसके बाद नेक्स्ट है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे कह रहा है, तो अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो जाएगा, अभाज्य पूर्णांक है, काउंटिंग कहां शुरू करेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश डैश 97।
टोटल 25 होंगे। आप लिख करके सब काउंट करिएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश डैश 97। टोटल कितने होंगे? 25। और 25 जब होंगे टोटल, तो इसके अवयवों की संख्या क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं। इसलिए ये समुच्चय क्या कहलाएगा? ये समुच्चय कहलाएगा परिमित। क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फिर से आपको परिमित और अपरिमित ही बताना है। आप लोग उस क्वेश्चन को अपने आप से कोशिश करेंगे, ट्राई करिए। और अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे हम बता देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में कौन से a बराबर b है? यानी जो निम्न समुच्चय दिए गए हैं, पेयरिंग में दिए गए हैं, a है फिर साथ में b है, a है फिर b है, तो बताना है इनमें किन पेयर में a इक्वल है b के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को देखें अगर, तो देखिए a इक्वल टू क्या दिया गया? a b c d। और सेकंड में भी क्या दिया गया है? d c b a। तो जब समुच्चय का पहला लेक्चर बताया गया था आपको, तो वहां पर बताया गया था कि समुच्चय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, यानी चाहे a कामा b लिखें या b कामा a, दोनों ही क्या होते हैं? एक ही बात होती है, और किसी अवयव को रिपीट भी नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए a यहाँ है। समान समुच्चय की भी डिफिनीशन हमें याद करनी पड़ेगी कि समान समुच्चय की डिफिनीशन क्या थी कि अगर दो समुच्चयों में एक ही अवयव यानी समान अवयव उपस्थित हैं, तो ऐसे अवयवों को क्या बोलते हैं? ऐसे समुच्चय क्या बोलते हैं? समान समुच्चय। अब देखिए यहाँ a, इसमें भी a उपस्थित है, b इसमें भी b उपस्थित है, c इसमें भी c उपस्थित है, और d इसमें भी d उपस्थित है। यानी जो अवयव यहाँ है वही अवयव यहाँ है, इसलिए ये दोनों कैसे समुच्चय हो जाएंगे? ये दोनों क्या कहलाएंगे? समान समुच्चय। यानी a इक्वल टू किसके? b के। सेकेंड पार्ट में अगर देखें 4, तो यहाँ भी 4 है, 8 यहाँ भी 8 है, 12 यहाँ 12 कहीं पर नहीं है, 16 तो है लेकिन 12 नहीं मैच कर रहा, न यहाँ पर है न यहाँ, और इसमें 18 है जो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब एक अवयव ऐसा है इसका जो उसमें नहीं पाया जा रहा, और उसका एक अवयव ऐसा है जो इसमें नहीं पाया जा रहा। और अगर एक भी अवयव ऐसा हो जो डिफरेंट हो, तो उस सिचुएशन में a डज नॉट इक्वल टू b हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे बताई थी इक्विवेलेंट सेट। तो अगर देखें तो 1 2 3 4, इसमें भी कितने अवयव हैं? 4। इसमें 1 2 3 4। तो जब अवयवों की संख्या समान हो तो बताया था ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? तुल्य समुच्चय, यानी इक्विवेलेंट सेट। थर्ड पार्ट में देखिए, इसको पहले ये रोस्टर में है, तो इसको भी हम रोस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। जब भी कहीं तुलना करने की बात आएगी, चाहे किन्हीं भी वस्तुओं पे हो, तो दोनों का बेस क्या होना चाहिए? सेम, यानी एक ही जैसे होने चाहिए। ये रोस्टर में, तो इसको भी किसमें लाए? रोस्टर में। तो क्या कह रहा है? x सच दैट x सम धन पूर्णांक और 100 से छोटा या 100 के बराबर। तो क्या रहेगा? 2 4 6 8 10 डैश डैश कहाँ तक? 100। अब कंपेयर करिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 4 है, 4 है, 6 भी मैच कर रहा है, 8 भी मैच कर रहा है, 10 भी। लेकिन इसके आगे भी बहुत से अवयव हैं जो इसमें उपस्थित नहीं है। तो इस सिचुएशन में a क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू b, क्योंकि बहुत से अवयव इसके इसमें उपस्थित नहीं है। फोर्थ पार्ट में आते हैं, इसको रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर लेते हैं। x सच दैट x 10 का एक गुणज, तो 10 का गुणज लिखेंगे तो क्या आएगा? 10 20 30 40 50 डैश डैश। अब इन दोनों कंपेयर करते हैं। 10 इसमें उपस्थित है, 20 भी उपस्थित है, 30 भी, 40 भी, लेकिन इसमें जो उपस्थित है 15 वो यहाँ नहीं होगा। इसमें उपस्थित है 25 वो यहाँ नहीं होगा। आगे इसमें आएगा 35 वो इसमें नहीं होगा। यानी इसमें बहुत से ऐसे अवयव हैं जिसमें उपस्थित नहीं है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? a डज नॉट इक्वल टू b आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये क्या था? a इक्वल टू b और डज नॉट इक्वल टू b। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों को निम्न में से कौन से a इक्वल टू b है ये बताना है।
फर्स्ट है सेकंड है। फर्स्ट में दिया गया a इक्वल टू 2, 3 और सेकंड में ये इक्वेशन दी गई है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर ले अगर हम लोग तो x सच दैट x समीकरण, इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टर कर लेंगे। सब लोग फैक्टर करना जानते होंगे, तो क्या रहेगा x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर सब लोग कर लेंगे, कक्षा 10 की चीज है, फैक्टर करना सबको आता होगा। का एक हल है। तो यहां से क्या आ जाएगी, b इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी -2 एंड -3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 -3। अब कंपेयर करिए दोनों को, इसमें क्या है a इक्वल टू 2, 3, इसमें b इक्वल टू क्या है -2, -3। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, तो a डज नॉट इक्वल टू b। ठीक, सेकेंड में देखिए कह रहा है a इक्वल टू x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर, तो फॉलो के अक्षरों का समुच्चय है एक तरह से ये, तो क्या हो जाएगा F O L, रिपीट करेंगे नहीं, फिर से लाया, O भी लिख चुके हैं, W। B में क्या कह रहा है, Y सच दैट Y शब्द वाल्व के का एक अक्षर, तो वाल्व के अक्षर ले लेते हैं, तो क्या आएंगे W O L F। अब कंपेयर करते हैं दोनों को, F इसमें है, इसमें भी है, O इसमें है, O भी है, L इसमें है, L भी है, W इसमें है, W भी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि A इक्वल टू है किसके, B के। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में भी कई सारे समुच्चय दिए गए हैं, उनमें से छांटना है कि कौन से समान समुच्चय हैं, यानी कौन से बराबर समुच्चय हैं, ये पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो अगले वीडियो में इसे अपलोड कर देंगे। नमस्कार।